जय हिंद दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग को देखने पर पता चला कि आप करने के वाले हैं अध्याय 3 और 4 इसके इतिहास के करेंगे क्या चीज प्रश्नों का हम लोग हल निकालेंगे, जो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए। तो बिना समय देरी के हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या आपको अपना प्रश्न कि सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति। अब ये औद्योगिक क्रांति क्या है भाई? ऐसी क्रांति शब्द का ही इसका मतलब है कि ऐसी क्रांति जो किसके प्रति हो भाई? उद्योग के प्रति। कौन सा क्रांति कहलाएगा? ये औद्योगिक क्रांति कहलाएगा। अभी पूछ रहा है आपसे कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति आपके इंग्लैंड में ही क्यों आई, मतलब इस क्यों हुआ, वर्णन कीजिए इसके बारे में। तो सबसे पहले आप मेरे इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि अगर 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 कोई शहर या फिर कोई जगह है, यहाँ पर सबसे पहले अगर पानी निकल जाए खोदने पर, तो सबसे पहले नल यहीं पर गढ़ा जाएगा। आ रहा समझ में कि नहीं? अगर सबसे पहले यहाँ पर पानी निकल जाए तो सबसे पहले नल यहीं गड़ाएगा कि नहीं? तो जाहिर सी बात है भाई, जहां इंग्लैंड में सबसे पहले उद्योग में प्रॉब्लम या फिर दिक्कत या फिर संकट उत्पन्न हुई तो लोगों ने क्रांति किया, इसलिए सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में ही इसलिए हुई। जाहिर सी बात है, इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ेंगे, जितने भी मैंने लिखा है यहाँ पर सबको, और सभी गाल निकालेंगे। बोर्ड परीक्षा आते हैं सब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया इतना? इसके बाद दूसरा क्या है कि अंग्रेजी सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, जो कि बहुत ही बार आ चुका है बोर्ड परीक्षा में आपके। अब इस प्रश्न का क्या जवाब होगा कि अंग्रेजी सरकार ने भारत की कपड़ा उद्योग को अनेक प्रकार से भाई नष्ट किया था। पहले नंबर इसमें क्या हो सकता है कि अगर अगर अंग्रेज सरकार क्या करे, अंग्रेजी सरकार क्या करे कि भारतीयों की जो कपड़ा है उसको ले जा रही थी कहाँ? अपने देश इंग्लैंड में। वहां पर करती क्या थी कि वहां पर कपड़े को रंग करके और अच्छे से मनमोहक आकर्षक बना देती कपड़े को, और लाकर फिर भारत में बेचती थी। इस प्रकार का होगा, जो भारत के मूल वाले कपड़े के उद्योग होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे? नष्ट होने लगेंगे। और उसके बाद क्या हो जाए फिर कि अगर वही इंग्लैंड वाले फिर अंग्रेजी सरकार करे क्या कि जो उनका कपड़ा हो सस्ता कर दे। भाई भारत में तो क्या था, हाथ करघा वाले थे, मतलब हाथ से सिलते थे, और उनका क्या था, मशीन से। अब भाई जिसका भाई हाथ से मेहनत लगेगा, मजदूरी लगेगा, परिश्रमी ज्यादा लगेंगे, तो जाहिर सी बात है चीजें महंगी होंगी। और उनका सस्ता था तो अंग्रेज अपना चीजें सस्ता बेच करके अपना भारत वालों का उद्योग क्या कर दिए? धीरे धीरे नष्ट कर दिए। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब उसके बाद से क्या अपना तीसरा प्रश्न कि 18वीं शताब्दी, कब की बात हो रहा है अपना? 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई। तो जैसा कि लगता है आपको, हमको दूसरा तीसरा का प्रश्न तो इधर सेम लग रहा है, आपको भी दूसरा तीसरा प्रश्न सेम नहीं है लग तो रहा है। क्यों? क्योंकि 18वीं शताब्दी की बात ये भी है कि जब अंग्रेजों ने किया क्या कि भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया या फिर कैसे इसमें निर्यात में कपड़ा को, ये आपको पता होना चाहिए कि जब बहुत ही प्राचीन समय में जो अपना क्या था, अपना भारत था, यहाँ का रेशम किससे विख्यात था, सभी जगह पहचाना जाता था। क्या चीज? अपना भारत का जो भी क्या था, ये रेशम था। इसके लिए था क्या कि जो भी चीजें थी अपनी सभी जगह अच्छी चल रही थी। परंतु आपका तीसरा प्रश्न इसके बाद क्या है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई। तो अगर जब ये समय चल रहा था, कौन सा? 18वीं शताब्दी वाला, अगर इसी समय क्या हो जाए कि जो ये भारत की कपड़ा निर्यात वाला सिस्टम था या फिर जो कपड़ा की निर्यात हो रही थी या फिर चल रही थी, उसमें अगर आप ले जा रहे थे कहीं चीजें, अगर सीमा शुल्क बढ़ा दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह पाने पर, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है वहां पर चीजें धीरे धीरे गिरने लगेंगी, और जो आपका चीजें हैं उनमें गुणवत्ता जो है उसकी कम कर दिया जाए, और उसकी जगह पर किसी और का हावी हो जाए। इस प्रकार क्या होगा? चीजें कम होने लगेंगी। यही सभी कारण क्या थे कि 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में कपड़ा उद्योग क्या हो रहा था भाई? धीरे धीरे गिरावट आ रही थी। इसके बाद चौथा प्रश्न आपका है कि गुटेनबर्ग कौन था? मुद्रण क्षेत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो गुटेनबर्ग था कौन? सबसे पहले इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि गुटेनबर्ग था कौन। सबसे पहले था कहाँ का? एक गुटेनबर्ग एक क्या था आपका? एक तक थी छपाई का आविष्कार किसने किया था? गुटेनबर्ग ने। यह एक था का जर्मनी, एक मतलब था अपना करने वाला क्या था, ये मुद्रण संस्कृति जो थी उसकी छपाई के लिए सबसे पहले किसने मतलब किया था चीजों को? तो गुटेनबर्ग ने किया था। इसकी क्षेत्र बहुत सी रही इसकी भूमिका, क्योंकि अगर शायद यही ना होता तो शायद कहाँ इसके मुद्रण के आविष्कार हो पाता। यही सारी चीजें थी किसके अंतर्गत? गुटेनबर्ग के। इसकी क्या थी? सभी भूमिकाएं थी। इसके अलावा चौथा प्रश्न है कि मुद्रण ने फ्रांसीसी क्रांति पर क्या प्रभाव किया, या फिर इसका क्या ऐसा प्रभाव पड़ा फ्रांसीसी क्रांति पर कि इसका मुद्रण संस्कृति का
कि वहाँ के लोगों में बहुत सारी चीजें क्या हुई, पनपी या फिर जन्म लिया। तो इस प्रश्न का जवाब होगा कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति में बहुत से ऐसे चीजों को प्रभावित किया, जैसे कि अगर वहां पर जो क्रांति हो रही थी फ्रांस में, लोगों के अंतर्गत लोगों में जब लोगों ने किया क्या कि कविता के माध्यम से या फिर अपनी भावों को लिख करके व्यक्त करने लगे, मुद्रण रहेगा तब तो लिख के व्यक्त करेंगे। इसके अंतर्गत होगा क्या कि अब लोग क्या करेंगे, उसकी चीजें पढ़ेंगे, जानेंगे और अपने हक के लिए लड़ना प्रारंभ करेंगे। ऐसी बहुत सारी क्या थी इसमें मुद्रण की फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव थे, या फिर इसका क्या कह सकते हैं उदाहरण था, जो भी हो। ठीक, उसके बाद से क्या है, चौथा प्रश्न आपका कि तख्ती छपाई यूरोप में 1295 के बाद ही क्यों आई। ये प्रश्न आपका बहुत बार आता है कि जो तख्ती छपाई है यूरोप में 1295 के बाद ही क्यों आई। तो इसका जवाब सीधा सा है आपका कि जब अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी चीज को लेकर के आ रहा है, वो जब पहुंचेगा तब तो आएगा। इसी प्रकार हुआ क्या था कि जो मार्को पोलो थे इत्यादि लोग थे, जो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने लेकर के 1295 में अमेरिका में पहुंचेंगे, तो 1295 में जाहिर सी बात है कि चीजें आएंगी। ठीक, यही सब क्या है आपके इस प्रश्न का जवाब है। आप लोग करेंगे क्या, मैं आपको सिर्फ ओवरली बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको एक गाइड मिल जाएगा, फिर गाइडेंस मिल जाएगा आपको करना क्या है, फिर चीजें प्रश्न बनते कैसे हैं। पेपर में आपके प्रश्न ऐसे आएंगे, आप कहेंगे उसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे। इसके बाद क्या आपका कि मुद्रण संस्कृति में चीन की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले मुद्रण की चीन में बहुत सारी भूमिकाएं थी। क्यों, क्योंकि जब आप मुद्रण संस्कृति या फिर ये बीज प्रक्रिया जब होगी, तो ये कहाँ लिखा जाएगा भाई, पन्ने पर। किस पे लिखा जाएगा, चीजों को पेज पर लिखा जाएगा, तो पेज कहाँ से आता था भाई, तो अपने चीन से। कहाँ से आता था, चीन से। इसलिए चीन की क्या थी, बहुत सारी भूमिकाएं थी, बहुत सारी ऐसी भूमिकाएं थी जो चीन निभा रहा था, किसमें, मुद्रण संस्कृति में। इसके बाद से आपका अंतिम और 8वां प्रश्न, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद की भूमिका पर, मतलब जो राष्ट्रवाद थी उसमें क्या भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका 8वां। इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद में बहुत सारी अनेक भूमिका निभाई। जैसे पहला हो सकता है कि अगर मुद्रण संस्कृति के द्वारा लोगों ने लिख करके अपनी भावनाओं को व्यक्त ना किया होता, तो शायद अभी मतलब बहुत देर तक हो जाता, किससे, अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने या फिर आजादी पाने में। जैसे जब गांधी जी ने क्या किया था 1909 में, कब, इस डेट को याद रखिएगा, बहुत बार आपके एमसीक्यू में आता है। 1909 में गांधी जी ने क्या किया था, हिंद स्वराज नामक पुस्तक का रचना किया था। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि अगर भारत में अंग्रेज रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारतीयों का सहयोग है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, असहयोग आंदोलन किया था। ये सब किसके कारण हो पाया था आपके, तो मुद्रण संस्कृति के। ये सब क्या है आपके मुद्रण संस्कृति की राष्ट्रवाद में, भारत के राष्ट्रवाद में भूमिकाएं हैं। ठीक, तो क्या है सभी आपके प्रश्न धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई। करेंगे क्या आप लोग, जितना भी मैंने आपको प्रश्न बताया आप लोग एक बार अच्छे से खुद से सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे, उनका हल निकालेंगे, ताकि आपके पेपर में प्रश्न ना बचे। तब तक के लिए क्या होते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।